वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2023 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम मई महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में है। तैयार होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम बन जाएगी। इंडिया ने अभी हाल ही में सक्सेसफुली इनके ट्रायल्स को कंडक्ट किया है। ये एक इंडिजीनियस एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है या अताक्स है। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से इसका फॉर द फर्स्ट टाइम में ही जो सक्सेसफुल ट्रायल है वो हो गया। इसके पहले कई दफ़ा हमने इसके ट्रायल्स में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। ये चैलेंजेस 2018 के बाद से ही आ रहे हैं। एक बार तो इसका जो बैरल था वही फट गया था। कई दफ़ा तो ऐसा भी लगा कि ये प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाएगा और हम ये आर्टिलरी गन सिस्टम डेवलप कर ही नहीं पाएंगे और हमें अपनी आर्टिलरी गन की नीड के लिए किसी अन्य देश पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। सिमिलरली हमने इजराइल के ऑप्शंस को भी तलाशना शुरू कर दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीआरडीओ ने जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जिनके साथ मिलकर इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जैसे भारत फोर्ज या फिर टाटा पावर्स एसईडी, उनके साथ मिलकर फाइनली इसका सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है। सो इट इज़ वेरी होपफुल कि हाँ, ये अभी इंडक्ट कर दिया जाएगा, आर्मी को सौंप दिया जाएगा और ये तैयार होने के बाद दुनिया का एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम बन जाएगा। ये इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। ये इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके पास एक लार्ज कैलिबर गन सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज गाइडेड म्यूनिशंस डिलीवर करने में, फायर करने में कैपेबल है और बिल्कुल प्रेसिशन के साथ स्ट्राइक कर सकता है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर तक की है। ऑफिशियली जो इसकी रेंज है वो 45 किलोमीटर बताई गई, लेकिन जब टेस्ट फायर किया गया तो इसने एम्यूनिशन को 48 किलोमीटर तक की रेंज तक छोड़ा। मेंटेनेंस इसका बहुत कम है एंड दैट्स वाई ये ज़्यादा रिलायबल भी है। इसमें कुछ बहुत ही एडवांस फीचर्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि क्विक मोबिलिटी या क्विक डिप्लॉयबिलिटी, ऑक्सिलरी पावर मोड, ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, नाइट विजन कैपेसिटी, डायरेक्ट फायर मोड एंड दैट इज द रीजन काफ़ी एडवांस हम इसे कह रहे हैं दुनिया का आर्टिलरी गन सिस्टम। ये 3 राउंड 15 सेकेंड में बर्स्ट मोड में फायर कर सकता है, जो प्री डिटरमाइंड फायर्स होते हैं। बाकी ये 60 राउंड 60 मिनट में सस्टेन्ड मोड में फायर करता रह सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और बहुत लॉन्ग रेंज के साथ फायर करने में ये कैपेबल है। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन सतर्क के बारे में है। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ये आरपीएफ का एक ऑपरेशन है। इसके माध्यम से जो इलिसिट लिकर या इलीगल टोबैको प्रोडक्ट, अनअकाउंटेड गोल्ड या कोई भी और प्रेशियस आइटम जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है रेलवे नेटवर्क के माध्यम से, जिसका उद्देश्य टैक्स को बचाना या स्मगलिंग करना है, उसे ऑपरेशन सतर्क के माध्यम से आरपीएफ के जो सोल्जर्स हैं वो उन्हें रोकेंगे। आरपीएफ की बात करें तो ये सिक्योरिटी फोर्स है जो इंडियन रेलवेज की ओनरशिप में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत। आरपीएफ को बनाया गया था 1872 में, जब इंडिया में रेलवे के ऑपरेशंस फ्रिक्वेंट हो गए थे। बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो इस संबंध में हमने एक कानून भी बनाया, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट ऑफ 1957। तो वर्तमान में जो आरपीएफ वर्क करता है वो इस एक्ट के एम्बिट में काम करता है। ये रेलवे सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर्स और जो एरिया है उस सभी चीज़ों को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेटिग्रिड के बारे में है। नेटिग्रिड को जो इसका एक कैंपस है बेंगलुरु में, उसे अभी हाल ही में हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, अमित शाह जी ने। सीडैक पुणे और आईआईटी भिलाई ने मिलकर नेटिग्रिड का ये जो प्लान मैनेजमेंट है उसे तैयार किया है। एक बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म है। जैसे कि अगर कोई थ्रेट भारत में क्रिएट होने वाला है, कोई सस्पेक्टेड डेटा अगर हमें मिल जाए तो सस्पेक्टेड डेटा का इस्तेमाल करके हम किसी टेरर अटैक को रोक सकते हैं। सस्पेक्टेड डेटा कई तरीके का हो सकता है, कोई इमिग्रेशन डेटा हो, बैंकिंग डेटा हो, इंडिविजुअल टैक्स पेयर का डेटा हो, कोई ट्रैवल कर रहा है, वो एयर ट्रैवल हो सकता है, ट्रेन ट्रैवल हो सकता है। अगर ऐसा कोई डेटा है जहां पर आपको कोई भी सस्पेक्टेड जानकारी मिले तो उसका इस्तेमाल करके हम किसी थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो नेटग्रिड के माध्यम से बेसिकली हम एक बिग डेटा का पूरा सेंटर तैयार करते हैं जहां से वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज डेटा कलेक्ट कर सकती हैं और सिक्योरिटी थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। 2010 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसे अप्रूवल दिया था। ये उस समय जो प्रोजेक्ट था वो 3400 करोड़ का था। 11 सेंट्रल एजेंसीज इसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग आईबी एंड रॉ। फर्दर जो नेटिग्रिड है वो 21 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे डेटा कलेक्ट करता है। वो है जिसमें शामिल है टेलीकॉम, टैक्स रिकॉर्ड, बैंक, इमिग्रेशन, और कोई भी सेंसिटिव डेटा अगर मिला तो फिर ध्यान दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सीएपीएफ पुनर्वास के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसके संबंध में अभी हाल ही में एक पोर्टल भी तैयार किया है, वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड, WARB। अब आपको लग रहा होगा कि सीएपीएफ के लोगों का किस बात का पुनर्वास करेंगे। देखिए, सीएपीएफ के जो सोल्जर्स होते हैं वो एक टाइम के बाद रिटायर हो जाते हैं।
रिटायरमेंट के बाद भी वो चाहते हैं कि वो खाली ना बैठे। जिस व्यक्ति ने पूरी लाइफ काम किया हो या एक सर्टेन टाइम तक काम किया हो, वो खाली नहीं बैठना चाहता। दो बेसिक रीजन होते हैं, एक तो खाली बैठने की आदत नहीं होती, और दूसरा कुछ सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे, ये भी जरूरी होता है। तो वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में जॉब अवेल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और वो एक्टिवली सर्व कर चुके हैं, तो वो अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो इस पोर्टल के माध्यम से जो रिटायर्ड पर्सनल हैं उन्हें री एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा और वो अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो भी उनके लिए लोकेशन प्रेफर्ड है या फिर कंफर्टेबल है उसमें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन दूधी के बारे में है। जो पार्लियामेंट्री आसाम राइफल्स हैं उन्हें अभी हाल ही में फैसिलिटेट किया गया है। इनफैक्ट उनके जो सर्वाइविंग सोल्जर्स हैं, 8 सोल्जर्स हैं जो अभी भी जीवित हैं, ऑपरेशन दूधी के लिए। ये कंट्री की डिफेंस हिस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन माना जाता है। 30 साल बीत चुके हैं इस घटना को, लेकिन जिस लेवल की ब्रेवरी सोल्जर्स ने या फिर आसाम राइफल्स के सोल्जर्स ने यहां पर दिखाई थी, वो हमें अभी तक तो देखने को नहीं मिली। 15 सोल्जर्स थे आसाम राइफल की 7th बटालियन के, जिसे लीड किया जा रहा था नायब सूबेदार पदम बहादुर चैत्री जी के द्वारा। घटना 5 मई 1991 की है, जब जम्मू एंड कश्मीर में सर्दियों का मौसम आता है तो कुछ चौकियों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो फिर रहने लायक नहीं होते, और फिर जब मौसम थोड़ा सा ठीक होता है तो वापस से उन चौकियों पर जाया जाता है। इन बिटवीन उन्हें अक्सर पेट्रोल करके देखा जाता है कि वहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसा ही कुछ हुआ था। सर्दियों के बाद वो जाकर पेट्रोलिंग करके देख रहे थे कि वहां पर जो चौकियां हैं वो सेफ है ना। लेकिन वहां जाने पर जब वो उस लोकेशन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर थे, उन्हें समझ में आ गया कि बहुत सारे पाकिस्तानी मिलिटेंट्स, ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट वहां पर इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जबकि जो लोग विजिट पे गए हुए थे, जो लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, वो महज 15 की संख्या में थे। हाईली आउटनंबर होने के बावजूद उन्होंने फैसला किया कि वो काउंटर करेंगे और जो भी लोकेशन है उसे सिक्योर करेंगे। इस पूरे ऑपरेशन को जम्मू एंड कश्मीर में 14,000 फीट की ऊंचाई पर कंडक्ट किया गया, जिसमें लगभग 70 जो आतंकवादी थे, पाकिस्तानी ट्रेंड एक्सट्रीमिस्ट थे, उन्हें मार गिराया गया और 13 को गिरफ्तार भी किया गया। उस समय 2 लोग जो आसाम राइफल्स के थे वो शहीद भी हुए। बट इतनी कम संख्या के सोल्जर्स के ग्रुप ने इतनी मैसिव सक्सेस अटेन करी, ये काउंटर इंसर्जेंसी की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑपरेशन दूधी। कुछ और भी बातें आप याद रख सकते हो, जैसे कि ऑपरेशन विलेप, ये आरपीएफ का इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से वो वाइल्ड लाइफ की जो स्मगलिंग है उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं रेलवे में। ऑपरेशन गंगा काफी न्यूज में रहा, यूक्रेन में इवैक्यूएशन मिशन था ऑपरेशन गंगा, जिसके तहत हमने अपने स्टूडेंट्स को वापस बुलाया। ऑपरेशन विजय, इसके माध्यम से जो पुर्तगीज टेरिटरी इंडिया में हुआ करती थी, गोवा, दमन एंड दीव की, उसे हमने वापस से लिया और उसे इनकॉर्पोरेट किया इंडिया के यूनियन में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के बारे में है। हाल ही में ये वेपन न्यूज में आया है क्योंकि मोहाली में जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर है पंजाब पुलिस का, वहां पर इससे अटैक किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खास नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये वेपन हाईलाइट हो गया। ये वेपन सोवियत ओरिजिन का है। वैसे देखिए, इस वेपन को कई सारे देशों ने बनाया, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग और पॉपुलर वेपन रहा वो सोवियत ओरिजिन का ये वेपन रहा, आरपीजी। रशिया में इसका एक नाम है जो बड़ा अजीब सा यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या लिखा है ये। वैसे इसका मतलब होता है हैंड हेल्ड एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर। बिल्कुल ऐसे हाथों में पकड़ के कंधे पे रख के इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पोर्टेबल है, शोल्डर फायर्ड वेपन है। मैसिव स्केल पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी पर्सनल को अटैक करने के लिए, किसी आर्मर्ड व्हीकल को या बिल्डिंग को अटैक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हेडक्वार्टर को अटैक किया गया इसके थ्रू। आरपीजी का ओरिजिन तो देखिए कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में देखने को मिलता है। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको बनाना शुरू किया था, लेकिन रशिया ने जो बनाया वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर और इफेक्टिव रहा। इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 से ही हो रहा है, और जो रशियन मेड आरपीजी है उसका इस्तेमाल आने वाले लगभग हर वॉर में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बारे में है। हाल ही में आर्मी ने कुछ फॉर्मेशंस आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर हम डेवलप करेंगे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, जैसे कि वेस्टर्न फ्रंट और नदर्न बॉर्डर्स। यहाँ पे हम एजाइल इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप तैयार करेंगे। एजाइल का मतलब होता है चुस्त दुरुस्त या फिर बिल्कुल फुर्तीला। अब ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स क्या होते हैं, यहाँ पे पहले आपको मतलब समझना होगा इंटीग्रेटेड का। जब हम बात करते हैं आर्मी की, तो आर्मी में आपको बहुत सारे इसेंशियल एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे कि इन्फेंट्री, आर्मर्ड व्हीकल्स का ग्रुप,
आर्टिलरी, एयर डिफेंस सिस्टम, टैंक्स। अब सपोज करिए कि इन्फेंट्री अवेलेबल है, सैनिक अवेलेबल है, लेकिन आर्टिलरी गन्स का जो ग्रुप है वो अभी नहीं आया है, या फिर टैंक्स को जो लीड करने वाला ग्रुप है वो नहीं आया है, तो इन्फेंट्री अकेले लड़ने नहीं जा सकती। इन दैट केस जब ये लड़ने जाएंगे तो सभी एलिमेंट्स का वहां पे प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी तो लड़ाई हो पाएगी, या फिर हम डिफेंस या ऑफेंस कर पाएंगे। इन दैट केस कई दफा कोऑर्डिनेशन की कमी विद इन आर्मी भी आपको देखने को मिल जाएगी। हमें इन जनरल ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेशन का लैग मेजरली आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में होता है। विद इन आर्मी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा प्लान ये है कि चूंकि जो हमारी आर्मी होती है उसकी जो अलग अलग कमांड्स हैं या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो कई दफ़ा इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उनका मोबिलाइजेशन मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे सोल्जर्स, इन्फेंट्री, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी, टैंक्स एक साथ इन्हें अचानक से मोबिलाइज करवाना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन की कमी देखने को मिलेगी। लेकिन कई दफ़ा ऐसी ज़रूरत होती है। ऐसी ज़रूरत के केस में हमें चाहिए कुछ खास, कुछ अलग, जिसमें ये सब कुछ इंटीग्रेटेड हो। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां पर ये यूनिट्स अलग अलग ना हो, बल्कि ये सभी यूनिट्स इसी में हो। ये बहुत बड़ी यूनिट ना हो, ये इतनी हो कि आसानी से हम इसे जब चाहें जहां चाहें भेज सकें, एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए, स्पेशल डिफेंस के लिए। और ऐसे ही ग्रुप को कहा जाता है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। समझ में आ गया इसमें हम इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं? नेवी और एयरफोर्स हम इसमें इंटीग्रेट नहीं कर रहे, हालांकि आर्मी के पास भी अपना एयर डिफेंस होता है, वो इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा। बाकी जो उसकी अलग अलग यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री, आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, इन सब को हम एक ही ग्रुप में इंटीग्रेट कर देंगे, एंड दैट विल बी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। ये ब्रिगेड साइज के होते हैं। अब ब्रिगेड साइज का क्या मतलब होता है? ये स्ट्रक्चर है आर्मी का। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर मिलते हैं ऑपरेशनल कमांड्स, ये सबसे बड़े होते हैं, लेकिन ये बहुत ईजिली एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज नहीं किए जा सकते। इसके नीचे आते हैं कॉप्स। कॉप्स वो सबसे बड़ी विंग होती है जो आसानी से मोबिलाइज की जा सकती है। इसके नीचे आते हैं डिविजन्स, देन ब्रिगेड। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जो हम इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाएंगे वो ब्रिगेड के लेवल के होंगे। मतलब जितने सोल्जर्स ब्रिगेड में होते हैं, इन जनरल इतने रिसोर्सेस या सोल्जर्स को हम यहाँ पे उसी साइज में इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन ये एजाइल होंगे, चुस्त होंगे, सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशन होगा। मतलब इन्हें अलग अलग यूनिट्स का इंतजार नहीं करना होगा, इनके पास सब कुछ होगा। इन्हें फ्रेम किया जाएगा नीड के हिसाब से, थ्रेट कैसा है, टेरेन कैसा है, टास्क क्या है, इन 3 टी का इस्तेमाल करके इन्हें तैयार किया जाएगा। इनको लॉजिस्टिक्स कम चाहिए होंगे, ये 12 से 48 घंटों में कहीं भी जा सकेंगे। इन जनरल इसमें 5000 सोल्जर्स होते हैं और इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पूरी सुविधाओं के साथ हम मोबिलाइज कर सकते हैं। ये डिफेंस और ऑफेंसिव दोनों प्रकार के ऑपरेशंस में शामिल हो सकते हैं। आईबीजी को हेड किया जाएगा मेजर जनरल के द्वारा। और देखिए, आर्मी में जो स्टैटिक फॉर्मेशन होता है वो सबसे बड़ा तो कमांड का होता है, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन वो फॉर्मेशन जो आसानी से मोबिलाइज किया जा सकता है वो है कॉप्स। इसके बाद आते हैं डिविजन्स और फिर आते हैं ब्रिगेड। और हम यहाँ पे ब्रिगेड साइज के बैटल ग्रुप्स को बनाने की बात कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्किल्स ऑफ अकोमोडेशन एसओई के बारे में है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ने रिवाइज्ड एसओई 2022 डिफेंस सर्विसेज के लिए अप्रूव कर दिया है। शब्दों पे जाइए, स्किल्स ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा इंफ्रा जो रहने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो या फिर उससे संबंधित किसी भी एक्टिविटी के लिए। तो उनके कुछ स्किल्स होते हैं कि ये इंफ्रा किस तरीके से बनेगा, उसमें क्या बेसिक चीजों का ध्यान रखा जाएगा। तो उनके स्किल्स समय समय पे तैयार किए जाते हैं। पिछली बार जो स्किल अप्रूव किया गया था वो 2009 में अप्रूव किया गया था। और अभी ये जो स्किल्स हैं ये डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन को हम ऑथराइज करेंगे। तो यहां पर देखिए, जो एसओई है वो डिफाइन करता है ऑथराइजेशन को। कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज जो ऑपरेशनल, फंक्शनल, ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लिविंग या रिक्रिएशन फैसिलिटीज हो सकती है। मतलब कोई भी बिल्डिंग जिसका इस्तेमाल इन सभी चीजों के लिए किया जाए डिफेंस सर्विसेज में। ये तीनों ही डिफेंस सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। कोस्ट गार्ड भी इसमें शामिल होते हैं। जो रिवाइज्ड एसओई है ये कुछ नई यूनिट्स को संज्ञान में लेकर तैयार किया गया है कि अब जरूरतें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, थ्रेट्स ज्यादा है। इस हिसाब से हमें नए इंफ्रा चाहिए और इस नए इंफ्रा के लिए हमें जरूरत थी नए एसओई की। जो नया एसओई आया है इसमें कुछ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं कि हम नई जो फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको डेवलप करेंगे। जो डिफेंस लैंड हमारे पास अवेलेबल है हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जुडिशियस यूज करेंगे। इसके लिए हम कम जमीन पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाएंगे और कॉमन फैसिलिटीज को भी डेवलप करेंगे। जो पब्लिक बिल्डिंग्स हैं उनमें एमिनिटीज को बेहतर किया जाएगा। जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए भी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और जेंडर कम्युनिटी को भी ध्यान में रखा जाएगा। आर्टिकल प्रवेग
फील्ड पैक के बारे में है। देखिए, आज का जो वॉरफेयर है या जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो एक टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर है। जब एक सोल्जर या फिर एक बटालियन, एक टुकड़ी लड़ाई के मैदान में उतरती है तो उतरती है कई सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स के साथ, कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के साथ। अब हर जगह हमें पावर सोर्स तो मिलने से रहा जहां हम अपनी इन सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चार्ज करते रहें। इन दैट केस हमें चाहिए होता है उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग बैटरी बैकअप या फिर काइंड ऑफ पावर बैंक जिसकी मदद से हम उसे चार्ज कर सकें। प्रवेग फील्ड पैक इसी संबंध में एक अपडेट है। बेंगलुरु बेस्ड वेंचर ने हाल ही में एक रग्ड टैक्टिकल बैटरी तैयार की है जिसके माध्यम से हम कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चार्ज कर सकते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि इसे नाटो को बेचा जाएगा और यूरोपियन फोर्सेस को भी। हैवी ड्यूटी पावर बैंक की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये पोर्टेबल है, मतलब इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। बहुत भारी भी नहीं है, महज 14 किलोग्राम का है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने वाली अगर कोई बैटरी है, कोई पावर बैंक है, तो 14 किलोग्राम एक भारी वेट नहीं कहा जाएगा। इसकी काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी हो सकती है जहां पर हम मॉडर्न मिलिट्री के डिजिटली कनेक्टेड इक्विपमेंट्स को इसके जरिए चार्ज कर पाएंगे। और जो स्पेशल फोर्सेस के पर्सनल्स हैं, इसका इस्तेमाल वो हाई रिस्क जोन में कर पाएंगे बैटरी बैकअप के तौर पे। ये जो बैटरीज हैं इन्हें इस तरीके से डिज़ाइन और इंजीनियर किया गया है कि एक तो अच्छी इफिशियंसी दें, फर्दर ये इंडिया में ही बनाए गए हैं तो ये एक और स्पेसिफिकेशन हो जाती है। यहाँ पर देखिए, अगर आप कैपेसिटी की बात करें तो ये एक मैकबुक को यानी कि एप्पल के लैपटॉप को 60 बार चार्ज कर सकता है। अच्छा खासा बैकअप है इस 14 kg के पावर बैंक में। इसकी सप्लाई एक मेजर शिफ्ट होगा डिफेंस लैंडस्केप में जो इंडिया का है उसमें। अभी तक हम अक्सर टेक्नोलॉजिकल डिफेंस इंडस्ट्री में इंपोर्टर की तरह काम करते रहे हैं, लेकिन अब हम एक्सपोर्टर का रोल प्ले करने को तैयार हैं। जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वो फील्ड ड्यूटी में इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। रिमोट सेंसर्स को डिप्लॉय करने में भी इससे मदद मिलेगी। यहाँ पर देखिए, जो बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि ड्रोन्स, उन्हें भी इससे चार्ज किया जा सकेगा। फर्दर हम इसके माध्यम से मल्टीपल वेपन सिस्टम को भी डिप्लॉय कर पाएंगे। ये बातें हो गई प्रवेग फील्ड पैक के बारे में। वो प्रोजेक्ट वार्डेक के बारे में है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने अभी हाल ही में एक MOU साइन किया है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गांधीनगर बेस्ड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ, जहां पे वो बेसिकली एक वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर डेवलप करेंगे न्यू दिल्ली में। ये एक सिमुलेटेड सिचुएशन होगी। सिमुलेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें हम रियल लाइफ सिचुएशन क्रिएट करते हैं किसी भी स्थिति के लिए, और उसके बेसिस पे हम कोई प्रैक्टिस करते हैं या फिर कोई तैयारी करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को स्पेसशिप में जाना है तो फिर स्पेस जैसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाएगी सिमुलेशन के फॉर्म में, और प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि जब आप स्पेस में जाएंगे तो आपको ये सिचुएशंस फेस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल उसी चीज़ को कॉपी करते हुए यू कैन से कि जो वार्डेक है ये अपनी तरीके का पहला सिमुलेशन बेस्ड ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां पर हम वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करेंगे या कॉन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उसमें सोल्जर्स को डालेंगे ताकि वो प्रैक्टिस कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड ये पूरा सिस्टम होगा जो वर्चुअल रियलिटी पे बेस्ड होगा। आपने कई सारे गेम्स देखे होंगे जिसमें वर्चुअल रियलिटी में आपको डाल के फिर उस गेम का हिस्सा बना दिया जाता है। आपको ऐसा फील होता है जैसे वो गेम रियल में चल रहा है या आप उस गेम में इन पर्सन इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी सिचुएशन वॉर गेम में क्रिएट करके प्रैक्टिस करवाई जाएगी। पर्पस यही है कि आर्मी को ट्रेन किया जाए, सोल्जर्स को ट्रेन किया जाए कि जो मेटावर्स इनेबल्ड गेम प्ले है उसमें वो बढ़िया से खुद को तैयार कर सके, प्रैक्टिस कर सकें। सोल्जर्स को उनकी स्किल को एनहेंस करने के लिए हम मेटावर्स या फिर वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करेंगे। लोकेशन जो दिल्ली है वहाँ पे जो मिलिट्री जोन है वहीं पर इस सेंटर को बनाया जाएगा। सिग्निफिकेंस यही रहेगी कि उससे वो एक रियल लाइफ सिचुएशन में जाके काउंटर टेररिज्म या फिर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएंगे। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंस्टीट्यूट किया। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसके पास स्किल मतलब स्पेशलाइजेशन है नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिसिंग का। गांधीनगर का जो लवाड विलेज है वहां पर लोकेटेड है। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा भी दिया गया है। ये दर्जा देखिए एक पार्लियामेंट के एक्ट के माध्यम से दिया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी के चले जाने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद ये पद खाली पड़ा हुआ है। इस पद पे किसी और व्यक्ति को आना चाहिए। गवर्नमेंट इस पूरे कॉन्सेप्ट को रीअसेस कर रही है। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इसे अच्छे से एसेस कर रहा है बिकॉज जो पद है उसमें कई तरीके की ओवरलैपिंग है। इनके जो फंक्शंस हैं वो जो 3
हेड्स हैं हमारी आर्मी विंग्स के या जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके साथ कुछ इनके रोल्स जो हैं या ड्यूटीज़ जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं या फिर ओवरलैप करते हैं वी कैन से। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस पद को कैसे रीफ्रेम किया जाए, इसमें क्या पावर्स एंड ड्यूटीज़ इनकॉर्पोरेट की जाए, इन्हीं सब पे जद्दोजहद बातचीत चल रही है। दैट इज़ द रीज़न कि अभी तक नए सीडीएस अपॉइंट नहीं हुए हैं एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ डिले। ठीक है, सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को के लिए। कारगिल रिव्यू कमेटी ने 1999 में सजेस्ट किया था कि आपके पास 3 सिक्योरिटी विंग्स हैं, नेवी, एयरफोर्स एंड आर्मी। इनके बीच में कोऑर्डिनेशन में कई दफा कमी देखी जाती है, तो कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होना चाहिए। इसी उद्देश्य को पूरा करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को बनाया गया। ये 4 स्टार जनरल होते हैं जो कि परमानेंट चेयरमैन होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एक कमेटी होती है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 विंग्स के चीफ भी मेंबर होते हैं, जैसे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी। इनके चीफ भी इसके मेंबर होते हैं और इसके चेयरमैन होते हैं सीडीएस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो कोर फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये तीनों जो मिलिट्री या नेवी, आर्मी है, इनके बीच में एयरफोर्स जो है, इनके बीच में एक कॉपरेशनल सिनर्जी बनी रहे। कंडीशंस की बात करें तो एक बार अगर कोई सीडीएस बन गया तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता। पद को छोड़ने के बाद भी ये कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते, कम से कम 5 सालों तक पद को छोड़ने के बाद बिना प्रायर अप्रूवल के। सरकार के जो सीडीएस है वो सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर होते हैं सरकार के लिए। वो इंश्योर करते हैं कि हमारी जो तीनों सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आपस में बेहतर तरीके से इंटीग्रेट कर सके। ये पीएम लेड जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है उसके लिए भी एडवाइजर होते हैं, न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, कब करना है, उसके लिए भी एडवाइस करते हैं। प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के लिए और परमानेंट चेयरमैन भी होते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। सीडीएस मेंबर होते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के, मतलब जो भी हथियारों की खरीद होती है उसमें भी इनका बहुत बड़ा से होता है और डिफेंस प्लानिंग कमेटी का भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। तो कुल मिला के बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है इंडिया के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। तो इनके रोल्स एंड जो अफर्मेशंस हैं उनको लेकर फिर से विचार विमर्श चल रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी के बारे में है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन नेवी के डिस्ट्रॉयर वॉरशिप आईएनएस सूरत और फ्रिगेट जो बड़े युद्धपोत होते हैं आईएनएस उदयगिरी को मुंबई में लॉन्च किया। पहले बात करेंगे आईएनएस उदयगिरी के बारे में। इसे प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट के तहत डेवलप किया जा रहा है और ये इस इनिशिएटिव में तीसरा शिप है। इसका नाम हमने एक माउंटेन रेंज के नाम पे रखा है जो आपको मिलेगी आंध्र प्रदेश में, उदयगिरी। इसको देखिए, इसके पहले एक लिएंडर क्लास का ASW फ्रिगेट हुआ करता था, युद्धपोत हुआ करता था, उसका नाम भी उदयगिरी ही हुआ करता था। तो उसी के नाम पर आप कह सकते हो, उसका एक प्रतिरूप है ये जो आईएनएस उदयगिरी है वो। प्रोजेक्ट 17A की भी बात कर लेते हैं जिसके तहत हम उदयगिरी बना रहे हैं। प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास के फ्रिगेट तैयार करने का एक इनिशिएटिव है जिसके तहत हम इंडियन नेवी के लिए जो बड़े युद्धपोत हैं उन्हें बना रहे हैं। इस दौरान ये पहला मेजर वॉरशिप है जिसे तैयार किया गया। इसमें देखिए ज़्यादातर नाम आपको हिल रेंजेस के नाम पे मिलेंगे। प्रोजेक्ट 17 में जो 7 फ्रिगेट्स हम बना रहे हैं उनमें 7 के नाम हैं आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमाद्री, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी, ये सब नाम हैं उनके। आईएनएस सूरत की बात करते हैं, ये 4th यानी कि चौथा शिप है जिसे प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर के तहत बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 15B के तहत हम नेक्स्ट जनरेशन के स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बना रहे हैं। इसका नाम हमने गुजरात की कमर्शियल कैपिटल सूरत के नाम पे रखा हुआ है। फर्स्ट आर्टिकल नेवल एंटी शिप मिसाइल के बारे में है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में इसका सक्सेसफुली मैडन फ्लाइट टेस्ट किया है। ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड नेवल एंटी शिप मिसाइल है, मतलब इसे हमने खुद ही तैयार किया है और इसका इस्तेमाल करके हम किसी भी दुश्मन देश के युद्ध पोत को, वॉरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमने इसका मैडन फ्लाइट टेस्ट किया है। मैडन फ्लाइट टेस्ट का मतलब यह है कि इसमें हमने किसी टारगेट को हिट नहीं किया बल्कि सिर्फ इतना देखा कि मिसाइल अच्छे से वर्क कर पा रही है अथवा नहीं। इसे डेवलप किया है डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के लिए। इसका वेट 380 kg का है और इसकी रेंज 55 किलोमीटर्स की है। ध्यान दीजिएगा कि इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है, मतलब आप हेलीकॉप्टर से इसे लॉन्च करिए और हिट कर दीजिए टारगेट को। जो मिसाइल है वो 5 मीटर सी लेवल के ऊपर क्रूज कर सकती है, यानी कि अपने टारगेट की ओर जा सकती है। ये एक बहुत ही स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है, क्योंकि अगर आप समंदर के बहुत नज़दीक से ट्रेवल करवा पा रहे हैं किसी मिसाइल को तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी रडार के द्वारा उसे डिटेक्ट कर पाना। और किसी भी मिसाइल की इस कैपेसिटी को स्की स्किमिंग कहा जाता है, मतलब वो समंदर के बहुत नज़दीक से जाती है टारगेट को हिट करने के लिए और डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये पहला इंडिजीनियस एयर लॉन्च्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम होगा जो इंडियन नेवी के लिए डीआरडीओ ने डेवलप किया है, तो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मल्टी एजेंसी सेंटर के बारे में है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अभी हाल ही में 138.48 करोड़ सैंक्शन किए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी को। इस पैसे का इस्तेमाल टेक्निकल अपग्रेडिंग के लिए किया जाएगा। स्पेसिफिक फोकस रहेगा मल्टी एजेंसी सेंटर। मल्टी एजेंसी सेंटर क्या है? मल्टी एजेंसी सेंटर एक कॉमन काउंटर टेररिज्म ग्रिड है, मतलब आतंकवाद विरोधी संस्था है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत काम करती है। इस संस्था को कारगिल वॉर के बाद सन 2001 में बनाया गया। ध्यान दीजिएगा कि यह संस्था भले ही आईबी के तहत काम करती है, लेकिन इसमें 28 ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, जिसमें कि रॉ भी है, आर्म फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस है। कुल मिलाकर ये इन सभी लोगों के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है, जिसे आईबी होस्ट करता है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो रियल टाइम इंटेलिजेंस इनपुट्स इस मैक को देते हैं, यानी कि मल्टी एजेंसी सेंटर को, जिसे आईबी प्रोसेस करती है और देखती है कि उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाना है। जो मैक है उसका मेन सर्वर तो दिल्ली में है, बाकी अलग अलग राज्यों में जो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसेस हैं वहां पर भी इसका सर्वर लोकेटेड होता है। ये इन्फॉर्मेशन राज्यों को डिसेमिनेट कर दी जाती है और फिर उसके माध्यम से सिक्योरिटी को इंश्योर करने का काम किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल हॉस्पिटल शिप के बारे में है। गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है नेशनल हॉस्पिटल शिप के लिए, नेवी के लिए, जो कि 250 बेड का एक फ्लोटिंग हॉस्पिटल होगा। रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में नेवी को यह जानकारी देनी होगी कि किस प्रकार के शिप की रिक्वायरमेंट है। रिक्वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो नेवी है वो रिलीज करेगी यहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, जिसमें वो ये बताएंगे कि उनका क्या प्रस्ताव है, ये हॉस्पिटल कैसा होना चाहिए। ये एक शिप होगा जो इंडियन नेवी के लिए होगा। ये जिनेवा कन्वेंशन से कंप्लाई करता है, मतलब इस पर रेड क्रॉस व्हाइट कलर का ये शिप होगा और बड़े अक्षरों में या बहुत बड़े इमेज के फॉर्म में रेड क्रॉस बना होगा, जिससे दूर से ही पता चल जाए कि एक हॉस्पिटल शिप है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस पर कोई अटैक ना हो और लोग समझ जाएं कि कोई वॉरशिप नहीं है, कोई हमला करने वाला शिप नहीं है। एनएचएस की जो कैपेसिटी होगी वो इस पर एक एरियल इवैक्यूएशन होगा, एक बोट एम्बुलेंस होगी, 600 पर्सनल ऑनबोर्ड आ सकते हैं जिसमें क्रू, डॉक्टर एंड पेशेंट्स होंगे, एक हेलीकॉप्टर भी होगा। नेवी इसका इस्तेमाल करेगी। एक बार रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल चला जाए तो जिसको भी ये टेंडर मिलेगा उसे विद इन 4 ईयर्स इसे तैयार करके देना होगा। जिनेवा कन्वेंशन 1949 में आया, जिसमें प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं ताकि युद्ध के दौरान कम से कम बर्बरता दिखाई जाए। जो भी लोग लड़ने काबिल नहीं है या युद्ध में शामिल नहीं है उन्हें बचाया जाता है अंडर दिस कन्वेंशन। सिविलियंस, मेडिक्स और वर्कर्स, इनके ऊपर अटैक ना किया जाए। वो लोग जो लड़ने की स्थिति में नहीं है, जैसे घायल लोग, बीमार लोग, किसी शिप के टूट जाने के बाद जो सोल्जर्स पानी में आ जाते हैं या प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उन्हें क्रूरता के साथ ना हैंडल किया जाए। आर्टिकल एक्सरसाइज बोनो सागर के बारे में है। इसका हाल ही में अभी 3rd एडिशन कंडक्ट किया गया इंडियन नेवी और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। ये एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, 2 देशों के बीच में होती है। इसे बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला पे कंडक्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव जो सभी एक्सरसाइजेस का होता है इसका भी वही है, कुछ नया तो होगा नहीं, एंड दैट्स द कीवर्ड, इंटरऑपरेबिलिटी। दोनों देश आपस में बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर पाएं और ज्वाइंट ऑपरेशंस चला पाएं। दोनों देशों के जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसीज हैं उनके पास बढ़िया स्किल्स हों मैरीटाइम एक्सरसाइज को लेकर या ऑपरेशंस को लेकर। इस एक्सरसाइज की शुरुआत सन 2019 में की गई, मतलब हाल फिलहाल में शुरू की गई एक्सरसाइज है और अभी इसका ये 3रा एडिशन रहा। 2 फेज रहे, हार्बर फेज और सी फेज। हार्बर फेज में बेसिकली बातचीत की जाती है कि कैसे टैक्टिक्स ऑप्ट की जाए। कुछ स्पोर्टिंग फिक्चर्स भी होते हैं, आपस में कुछ गेम्स वगैरह खेल लिए, इंटरेक्शंस कर लिया, डिस्कशंस कर लिए, प्लान्स बना लिए। इन सब के बाद आपको जाना होता है सी फेज में, जहां होती है असली ड्रिल। आप कैसे हथियार लॉन्च करेंगे, किस प्रकार से आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे टेक्निकल सिनेरियो में, वेपन फायरिंग ड्रिल्स, ये सब इस फेज में चलता है। आर्टिकल ऑपरेशन नमकीन के बारे में है। क्या है ये ऑपरेशन नमकीन? क्या इसके तहत हम नमकीन के एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। ये ऑपरेशन नमकीन कोकीन से रिलेटेड है। कोकीन या फिर ड्रग्स। कोकीन या ड्रग्स को लोग इसके इस नाम से पुकारना पसंद नहीं करते। जो लोग इसका इलिसिट ट्रेड करते हैं या फिर जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं वो भी इसे कभी पुड़िया तो कभी गुड़िया पुकारते हैं। और डीआरआई ने भी कुछ ऐसा ही किया है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक ऑपरेशन चलाया इस प्रकार के जो भी इलिसिट ट्रेड हो रहे हैं उसे रोकने के लिए, और नाम दिया गया ऑपरेशन नमकीन। ऑपरेशन नमकीन के तहत अभी हाल ही में 52 केजी कोकीन को रिकवर किया गया है, जिसकी कीमत इंटरनेशनल इलिसिट मार्केट में लगभग 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस ऑपरेशन नमकीन का बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही था कि जो नार्कोटिक ड्रग हैं उन्हें रोका जाए, और डीआरआई ने इसे लॉन्च किया। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की बात करें तो ये एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस के तौर पे काम करती है, इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशंस कंडक्ट करती है ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके।
डायरेक्टोरेट में ऑफिसर्स आते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम से। डीआरआई ने अपना काम शुरू किया 1957 में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के तहत डीआरआई काम करता है। मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डीआरआई के पास जिम्मेदारी है कस्टम एक्ट 1962 को इंप्लीमेंट करने की। फर्दर 50 अन्य अलाइड एक्ट्स हैं जिनके तहत पावर गेन करता है ये डीआरआई, जैसे कि आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कोफेपोसा, वाइल्ड लाइफ एक्ट, एंटीक्विटीज एक्ट। ये कई सारे कानून हैं जिनके प्रावधानों के तहत काम किया जाता है डीआरआई के द्वारा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैप्टन अभिलाषा बराक के बारे में है। कैप्टन अभिलाषा बराक ने इतिहास बनाते हुए टैग अवील कर लिया है भारत की पहली वुमेन ऑफिसर होने का, जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प को ज्वाइन किया है कॉम्बैट एविएटर के तौर पे या पायलट के तौर पे। देखिए, महिलाएं आर्मी में हमेशा से रही हैं, लेकिन उनका रोल मोर एंड लेस ऑफिशियल रहा है। उन्हें कॉम्बैट रोल्स नहीं दिए गए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में यह भी कहा कि जो एनडीए और सीडीएस हैं, वुमेन कैडेट्स को उनमें शामिल किया जाए ताकि वो कॉम्बैट रोल भी ले सकें। यानी कि जब लड़ाई होती है तो उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता। अभी हाल ही में कॉम्बैट एविएशन में कैप्टन अभिलाषा बराक जी को शामिल किया गया। ये आर्मी एविएशन का कॉर्प है जो इंडियन आर्मी का कॉम्पोनेंट है। इसे 1986 में स्टैब्लिश किया गया था। इसे हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। आर्मी एविएशन कॉर्प जो है वो इंडियन आर्मी में प्राइमरली इवैक्यूएशन का काम करता है इंजर्ड ट्रूप्स के लिए। फर्दर ये हेल्थ इमरजेंसीज भी हैंडल करते हैं। इसमें चॉपर्स शामिल होते हैं जो ऑब्जर्वेशन, रिकॉनेसेंस, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, कॉम्बैट रिसर्च एंड रेस्क्यू और एसेंशियल लोड ड्रॉप्स के लिए काम में लिए जाते हैं। कैप्टन अभिलाषा बराक की बात करें तो इन्होंने 36 आर्मी पायलट्स के साथ अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं और सितंबर 2018 में इन्होंने आर्मी एयर डिफेंस कॉर्प्स को ज्वाइन किया था। कैप्टन बराक को सेकंड फ्लाइट का हिस्सा बनाया गया है 2072 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन का, जहां पर इन्हें उड़ाने के लिए दिया जाएगा थ्रू एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH। आईएनएस गोमती अगला आर्टिकल है। हाल ही में से डीकमीशन किया गया, सर्विस से इन्हें बाहर किया गया बिकॉज लंबे समय तक आईएनएस गोमती ने सर्व किया इंडिया को। आईएनएस गोमती अपना नाम डिराइव करती है गोमती नदी के ऊपर। 16 अप्रैल 1988 को इसे कमीशन किया गया था मेजगांव डॉक लिमिटेड में, बॉम्बे में। यह तीसरा शिप था गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में। आईएनएस गोमती अभी वेस्टर्न फ्लीट में डीकमीशन किए जाने से पहले ओल्डेस्ट वॉरियर रहा जिसने इंडिया को सिक्योरिटी प्रदान करी या फिर सिक्योरिटी दी। अपनी सर्विस के दौरान आईएनएस गोमती ने ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन रेनबो में हिस्सा लिया। ऑपरेशन कैक्टस जब मालदीव्स में कूप डिटेट हुआ था तो भारत सरकार ने वहां की सरकार को बचाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया था पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स के द्वारा, तो बहुत बड़ा मिलिट्री मोबिलाइजेशन किया गया था पाकिस्तानी बॉर्डर्स की ओर, एंड दैट वाज थ्रू ऑपरेशन पराक्रम। ऑपरेशन रेनबो, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आपको कहीं मिल जाए कि आखिर ऑपरेशन रेनबो में क्या हुआ था। रिमार्केबल स्पिरिट और स्टेलर कंट्रीब्यूशन की वजह से नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इन्हें 2 बार यूनिट साइटेशन भी दिया गया, एक बार 2007-8 में, दूसरी बार 2019-20 में आईएनएस गोमती की सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करते हुए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।